तो नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है भारत का स्वर्णिम इतिहास में। तो पिछली वाली जो वीडियो है उसमें हमने जो हुमायूं की समाप्ति, हुमायूं का पतन, शेरशाह सूरी का पतन और अकबर का हमारा एक प्रकार से पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में चर्चा करी थी। और उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करी थी और अब अकबर के अभियानों के बारे में बात करी थी। और उसी क्रम में आज हम अकबर के बाकी जितने बचे हुए अभियान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम अकबर की प्रशासनिक नीति, धार्मिक नीति, राजनीतिक नीति उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो बाकी बचे हुए अभियान है उसको देखेंगे। तो अकबर द्वारा क्या है, फिर एक प्रकार से उत्तर भारत को और फिर दक्षिण भारत को, संपूर्ण एक प्रकार से भारत को अपने अधीनता में लाया जाता है। तो उसी क्रम में उसका जो अगला अभियान था वो गुजरात में था। तो गुजरात में कब अभियान था उसका? तो गुजरात में 1572 और 73 में ये अभियान उसने किया था। किसने? बाबर ने। 1572 से 1573 तक ये अभियान उसने किया था। तो गुजरात का अभियान उसने क्यों किया था? गुजरात का क्षेत्र क्या है, कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ था। साथ ही गुजरात में अनेक बंदरगाह भी थे, जिससे व्यापारिक क्षेत्र, जिससे क्या है, व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा था। इसी उद्देश्य को देखते हुए 1572-73 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो ये तो समझ गए कि भाई अकबर ने गुजरात पर आक्रमण क्यों किया। एक प्रकार से बंदरगाह था, तो जो कि जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं विदेशों से जितना माना जाता था, तो गुजरात वाले पोर्ट पर आता था, बंदरगाह पर आता था। और दूसरा, कृषि की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। तो यही दो कारण थे अकबर के गुजरात पर आक्रमण करने के। कुछ इतिहासकार के अनुसार गुजरात के आक्रमण के लिए रामकुमार इत्तमाद खां द्वारा अकबर को आमंत्रित किया गया था। तो कुछ इतिहासकारों को कहना है कि अकबर को बुलाया गया था गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। स्वयं गुजरात का शासक वो क्या है, स्वयं गुजरात का शासक बनना चाहता था। इस समय गुजरात का शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय था। तो क्या है, इत्तमाद खान ने अकबर को बुलाया था क्योंकि वह खुद शासक बनना चाहता था। और उस समय क्या है, गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था, ऐसा अन्य इतिहासकार कहते हैं। माना जाता है कि बहुत ही कम संघर्ष के फलस्वरूप गुजरात की लगभग समस्त रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बहुत ही कम समय में क्या है, अकबर ने गुजरात की बहुत सी रियासतों पर क्या है, अपनी अधीनता एक प्रकार से जमा ली थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने समस्त गुजरात को एक प्रांत के रूप में संगठित किया और अपने सेनापति मिर्जा अजीज कोका को वहां एक शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। एक प्रकार से सारी रियासतों को जीतकर गुजरात में पर एक विशाल का एक केंद्रीय प्रशासन वहां पर लागू किया। और जिसका की शासक किसको बनाया था, मिर्जा अजीज को, उसका कोका, उसको क्या है वहां का एक प्रकार से शासक नियुक्त किया था। किंतु शीघ्र ही क्या है, मिर्जा अजीज ने स्वयं को गुजरात का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अतः पुनः अकबर द्वारा 1573 में गुजरात की ओर अभियान किया गया तथा मिर्जा अजीज को पराजित कर दिया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में क्या है, आगरे के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जब उसने क्या है, गुजरात को जीत लिया था, तो गुजरात की क्या एक प्रकार से फतेह का जश्न मनाने के लिए और यादगाह बनाने के लिए कि भाई हमने गुजरात जीत लिया है, तो आगरा के फतेहपुर में क्या है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उल्लेखनीय है कि फतेहपुर सिकरी को वर्ष 1571 में अकबर ने बसाया था। ये जो नगर है फतेहपुर सिकरी 1571 में क्या है, बाबर द्वारा ही बसाया गया था। 1571 से लेकर 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। कब से कब तक? 1571 से लेकर
क्या है 1585 तक क्या है मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। संभवतः फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी के कारण अकबर ने पुनः लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बाद में 1599 में अकबर आगरा को अपनी राजधानी बनाया और अंततः यही शासन को संचालित किया। तो पहले राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, चूंकि वहां पानी की कमी थी इसलिए क्या है अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया और क्या है तब से और वहीं से क्या है अपने राज्य को संचालित किया। यह अभियान बंगाल एवं बिहार के तत्कालीन अफगान शासक दाऊद खान के विरुद्ध किया गया, जिसका सफल नेतृत्व मुगल शासन मुनीम खां के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अकबर के बंगाल एवं बिहार के अभियान के बारे में। ये क्या है अगले ही वर्ष किया गया 1574 से लेकर 1576 तक बंगाल का। तो ये अभियान जो बंगाल का है वो दाऊद खां के विरुद्ध किया गया। किसके खाओ? दाऊद खां के विरुद्ध किया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया? मुनीम खां ने। किसके विरुद्ध किया गया? दाऊद खां के। सेना का नेतृत्व किसने किया? मुनीम खां के द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया। यह अभियान सुलेमान किरानी हुमायूं के समय बिहार का सूबेदार था। कौन? सुलेमान किरानी क्या है? बिहार का सूबेदार था हुमायूं के समय। हुमायूं की मृत्यु के बाद सुलेमान किरानी की स्थिति का लाभ उठाते हुए बंगाल को भी अपना क्या है एक प्रकार से स्वतंत्र वहां पर अपना शासक घोषित कर दिया। दाऊद खां सुलेमान किरानी का उत्तराधिकारी था, जिसे अकबर की सेना ने तुर्काई के युद्ध में पराजित किया था। तो दाऊद खां कौन था? यहाँ पर दाऊद खां के बारे में बताएंगे। तो दाऊद खां कौन था? तो जो सुलेमान किरानी है उसका उत्तराधिकारी था, जिसे मुगल की सेना ने क्या है तुर्काई युद्ध के दौरान पराजित कर दिया था। दाऊद खां सुलेमान किरानी अब एक प्रकार से बंगाल का हो गया। बंगाल के बाद हम बात करेंगे अकबर का काबुल अभियान। तो इसके बारे में बात करेंगे अकबर का काबुल के अभियान के बारे में। यह हुआ था कब? 1581 से लेकर 1586 तक। कब हुआ ये हुआ 1581 से लेकर 1586 तक। इसका काबुल अभियान, अफगानिस्तान आज का। तो 1586 में दिल्ली प्रशासन की मानसिकता बना रहे काबुल के शासक हकीम मिर्जा को अकबर की सेना ने पराजित किया। इस समय अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर का कश्मीर अभियान देखेंगे 1585 से 1586। 1585 से 86 में अकबर ने भगवान दास एवं कासिम खां के सैन्य नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां के विरुद्ध सफल अभियान किया था। अकबर का उड़ीसा अभियान देखेंगे 1590 से 1592। 1590 से 92 के दौरान अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में उड़ीसा के शासक निसार खां को पराजित कर उड़ीसा पर भी क्या है अधिकार कर लिया था। अकबर का बलूचिस्तान अभियान देखेंगे 1590 से लेकर 1592। 1595 में मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को पराजित किया था। उसके बाद अकबर का दक्षिण अभियान की बात करेंगे। तो वस्तुतः मुगल काल में अकबर का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। मुगल काल में एक पहला शासक जिसने क्या दक्षिण भारत को एक प्रकार से जीतने का प्रयास किया। हालांकि डॉक्टर स्मिथ जैसे इतिहासकारों का मत यह है कि साम्राज्य विस्तार के साथ अकबर के दक्षिण भारत अभियान का एक उद्देश्य तटीय क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित भी करना था। देखो साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ उसका ये उद्देश्य भी था कि भाई तटीय क्षेत्र में क्या है वहां पर बंदरगाह बहुत बसते थे कहाँ पर दक्षिण भारत में। तो उसका ये था कि आधिपत्य कर ले तो और व्यापार बढ़ेगा और आमदनी बढ़ेगी। साथ ही अकबर पुर्तगालों के
प्रभुत्व को भी क्या है समाप्त करना चाहता था, ताकि वह अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध का प्रयास कर सके। पुर्तगालियों को कम प्रभुत्व करना चाहता था और क्या है मुगलों को बढ़ाना चाहता था, ताकि क्या है मुगल और व्यापारिक संबंध अन्य देशों से कर सके। इस प्रकार अकबर की दक्षिण भारतीय नीति विशुद्ध रूप से साम्राज्य विस्तार और आर्थिक उद्देश्यों पर आधारित थी। तो साम्राज्य नीति किस पर आधारित थी? साम्राज्य विस्तार और आर्थिक उद्देश्य पर आधारित थी दक्षिण भारत की। अकबर के काल के दौरान दक्षिण भारत में 4 प्रमुख रियासत थी। अकबर के समय दक्षिण भारत में कौन कौन सी 4 रियासत प्रमुख थी? तो खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये औरंगजेब के समय भी ये रियासत बहुत काम आने वाली है, अपन इसको याद रखेंगे। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा। इसके अलावा दक्षिण भारत की एक अन्य छोटी रियासत बरार थी। बरार को 1575 में अहमदनगर द्वारा जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर ने बरार को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था प्रकार से। खानदेश अभियान देखेंगे तो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसको? खानदेश को भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस समय खानदेश के शासक अली खान थे, जिन्हें एक तरफ अहमदनगर की सारी शक्ति राज्य के आक्रमण का भय था, तो दूसरी ओर उसकी सीमा मुगल साम्राज्य के निकट भी थी। देखो, मुगल साम्राज्य था वो क्या है, खानदेश से बिल्कुल निकट था, तो उनको एक प्रकार से सबसे ज्यादा चिंता थी कि कहीं मुगल आक्रमण कर ना दे, और एक प्रकार से प्रवेश द्वार भी था। तो दोनों तरफ का लगता था कहीं विदेशी आक्रमण ना हो जाए और कहीं मुगल आक्रमण न कर दें। अतः अली खान ने तत्कालीन परिस्थितियों को अहमदनगर तथा बीजापुर के मध्य संघर्ष एवं अकबर का साम्राज्य विस्तार देखते हुए केंद्रीय मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार खानदेश की राजधानी बरहानपुर थी। तो उस समय खानदेश की राजधानी कौन थी? बरहानपुर थी। तो अंततः क्या है, खानदेश ने भी क्या है मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली और उस समय खानदेश की राजधानी बरहानपुर थी। बरहानपुर क्या है, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला क्षेत्र बरहानपुर मध्य प्रदेश में ही आता है और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बरहानपुर को। अब अहमदनगर अभियान की बात करेंगे तो खानदेश के बाद 1593 में क्या है, अकबर ने दक्षिण भारत के संदर्भ में अपना अभियान अहमदनगर के संदर्भ में भेजा। इसके अलावा अकबर का इस समय लगभग समस्त उत्तर एवं मध्य भारत को केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन ला चुका था। अतः दक्षिण भारत में साम्राज्य के विस्तार क्रम में अहमदनगर सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्राथमिक केंद्र था। इससे पहले क्या है, अकबर समस्त जो उत्तर भारत है उसको जीत चुका था, मध्य भारत को जीत चुका था। अब उसका मतलब जो मकसद था वो दक्षिण भारत को जीतना था। मुगल सेना की ओर से अहमदनगर अभियान का नेतृत्व किसने किया? शहजाद मुराद और अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इस समय अहमदनगर का शासक बहादुर निजाम शाह था, जिसका संरक्षक चांद बीबी थी। माना जाता है कि एक महिला होते हुए चांद बीबी ने वीरता से मुगल सैनिकों को सामना किया। इस समय अहमदनगर का शासक, ये तो हमने बता दिया था। हालांकि अंततः दोनों पक्ष के बीच 1596 में संधि हो गई तथा चांद बीबी ने बरार प्रांत पर केंद्रीय मुगल सत्ता का नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। क्योंकि बरार पहले अलग था, लेकिन क्या है अहमदनगर ने उसको जीतकर बरार को अपने क्या है साम्राज्य में एक प्रकार से जोड़कर संग्रहित कर लिया था। लेकिन क्या है फिर बाद में जब चांद बीबी ने क्या है मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली, तो बरार क्षेत्र जो है उसको क्या है मुगल को दे दिया और अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से 2 रियासत दक्षिण भारत की वो मुगल साम्राज्य के अधीन आ गए। पहले तो खानदेश, दूसरी बात करें अहमदनगर। उसके बाद करें आसिरगढ़ अभियान। तो यह अकबर की अंतिम दक्षिण विजय थी। कौन सी? आसिर अभियान। 1601 में अकबर ने दक्षिण भारत की ये छोटी सी रियासत आसिरगढ़ को युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। इस समय आसिरगढ़ खानदेश के नए शासक मीरान बहादुर के अंतर्गत आता था।
अब थोड़ा सा अकबर की राजपूत नीति के बारे में बात करेंगे कि अकबर की राजपूत मतलब अकबर की जो पॉलिसी थी वो किस प्रकार से राजपूतों के विरुद्ध थी, या उसने किस प्रकार से राजपूतों से डील की। अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख उद्देश्य अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। तो उद्देश्य उसका क्या था, मतलब पॉलिसी का, एक तो सहानुभूति प्राप्त करना है अपने स्थायित्व के लिए, मतलब अपनी स्टेबिलिटी के लिए, भाई शासन हमारा बना रहे और ये अधीन हमारे हो जाएं। अकबर से पूर्व दिल्ली सल्तनत तथा अन्य पूर्ववर्ती मुगल शासकों को लगभग हमेशा राजपूतों से चुनौती मिलती रही है। भाई अकबर से पहले, मतलब मुगल सल्तनत के पहले क्या है, कई राजाओं को क्या है, मुगल जितने भी शासक, मतलब जितने भी, मतलब क्या है, जो मुगल शासक इससे पहले थे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी वंश क्या है, लोदी वंश हो गया, चाहे तुगलक वंश हो गया, तो इन सब शासकों को राजपूत शासकों द्वारा हमेशा ही क्या है, कड़ी चुनौती मिलती रही है और राजपूतों ने कभी भी क्या है, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मुगलों के समक्ष सबसे अत्यधिक चुनौती ये थी कि वो किस प्रकार से राजपूतों को क्या है, नियंत्रण कर सके और क्या है, उनका एक प्रकार से क्या है, स्थायित्व भी बना रहे और राजा के राजा बने रहे और राजपूतों को अपने अधीन भी ले आए। तो ये पॉलिसी अकबर की सबसे क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कारगर द्वारा कारगर बनाई गई, उसकी सर्वाधिक क्या है, उत्कृष्ट नीति थी। अकबर द्वारा ही इस नीतियों को क्या है, सफलतापूर्वक लागू किया गया था, क्योंकि इससे पहले कोई भी दिल्ली का सल्तनत राजपूतों के विरुद्ध क्या है, एक प्रकार से सेटलमेंट नहीं कर पाया था। तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी अकबर के पूर्ववर्ती सभी शासक राजपूतों को केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं रख सके। ये तो सबको पता है कि केंद्रीय सत्ता के अधीन राजपूतों को कभी नहीं रख सके। अकबर एक ऐसा पहला शासक था जिसने राजपूतों के साथ संधि की और उनको क्या है, केंद्रीय सत्ता के अधीन रखा। अपनी कूटनीति दक्षता एवं साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में व्यवहारिक नीति का अनुसरण किया। अकबर की राजपूत नीति मूलतः दमन और समझौते पर निर्भर थी। किस पर थी? दमन और समझौते पर निर्भर थी। अकबर की राजपूत नीति के मूल तत्व क्या थे? व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ राजपूतानास पॉलिसीज? तो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना उसने प्रारंभ की। राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। विजित राजपूतों को क्षमादान दिया। शासन के संचालन में राजपूतों को सहयोग प्रदान किया। राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं किया। शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के साथ युद्ध नीति को भी अपनाया। तो ये क्या है, पॉलिसी थी, एक प्रकार के एलिमेंट थे, की ऑफ एलिमेंट थे पॉलिसी की, किसकी? राजपूताना की पॉलिसी की। तो इस प्रकार से अकबर ने राजपूतों को अधीनता के अंतर्गत क्या है, अधीन कर लिया और एक प्रकार से कुशल शासक और मुगल सत्ता को एक सुचारू रूप से चला रखा। अब अकबर की राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था की, तो अकबर का राजस्व सिद्धांत देखें। वस्तुतः राजस्व सिद्धांत बाबर के पदशाह अथवा बादशाह के पद पर ही आधारित था। किस पे आधारित था? पदशाह अथवा बादशाह के पद पर ही आधारित था। बादशाह के पद का सृजन बाबर द्वारा किया गया था। किसका? उन्होंने उपाधि ली थी बादशाह की और ना कि खलीफाओं से अपने आप को कहलवाया था। इसलिए जो कि मूलतः खलीफा द्वारा धार्मिक मान्यता, एक प्रकार से कानून मान्यता दी जाने वाली की शर्त से मुक्त था। बादशाह का पद दिल्ली सल्तनत के शासकों की तुलना में अधिक योग्य था, प्रतिष्ठा और शक्ति का परिचायक था और खलीफा के नियंत्रण से मुक्त था। अकबर ने बाबर द्वारा सर्जित इस पद में एक नवीन आयाम जोड़ते हुए इसे देवीय पक्ष से जोड़ दिया था, अर्थात राजा को पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर के प्रतिनिधि या प्रजा के मार्गदर्शक के लिए रूप में भेजा गया है। ऐसा मानता था अकबर कि जो राजा है उसको क्या है, धरती पर एक प्रकार से किसी
देवी देवी देवताओं के द्वारा या अल्लाह के द्वारा भेजा गया, जो क्या है प्रजा का मार्गदर्शक करे। जहां एक और बाबर ने गैर मुसलमानों को कुछ कुछ प्रतिबंधों पर आधारित शांतिपूर्वक जीने की स्वतंत्रता प्रदान की, वहीं और अकबर ने इस संदर्भ में पूर्णतः उदार नीति का अनुसरण किया। जो गैर मुसलमान थे मतलब कि हिंदू, उनको उनकी धार्मिक भावना पर हस्तक्षेप न करते हुए उनको शांतिपूर्वक जीने की छूट दे। एक प्रकार से अबू फजल द्वारा रचित आईना अकबरी में अकबर के धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजस्व सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है और इस सिद्धांत को पौराणिक हिंदू मान्यताओं पर आधारित बताया है। आईना अकबरी के अनुसार अकबर का राजस्व सिद्धांत उदार निरंकुश पर आधारित था, जहां उदार का तात्पर्य प्रजा के अधिकतम कल्याण से था, जबकि निरंकुशता का मतलब था शासन की सर्वोच्चता। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखते हैं मुगल काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अकबर द्वारा राज्य के देवी सिद्धांत का अनुसरण किया गया था, अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है तथा उसके आदेशों का पालन करना प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है। अकबर कालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें प्रशासन का संचालन सूबेदारों के माध्यम से किया जाता था। केंद्रीय सत्ता के आधार पर आधारित थी, जिसमें क्या है सूबेदारों द्वारा इसका संचालन किया जाता था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 प्रांतों मतलब सूबों में विभक्त किया था, जिसका प्रमुख सूबेदार होता था जो सीधे केंद्रीय सत्ता के प्रति उत्तरदायक होता था। मतलब अपने जो साम्राज्य को 15 प्रांतों में बांटा था वही है। तो पहले रहेंगे हमारा क्या बोलते हैं देश, फिर हमारा राज्य के बाद क्या वो राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद राज्य के बाद हो जाएगा हमारा वही क्या बोलते हैं जिला के बाद और जितनी भी मतलब प्राणी जो मतलब नीचे की जो है जिला, उसके बाद क्या बोलते हैं जिला परिषद, उसके बाद क्या जिला अध्यक्ष और उसके बाद ग्राम। तो ऐसे क्या है शक्तियों का विभाजित कर दिया था। प्रांतीय प्रशासन को पुनः सरकार तथा जिला प्रशासन में तथा जिला प्रशासन को परगना तथा तहसील में विभक्त किया था। एक परगने में कई गांव होते थे। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सम्राट अथवा बादशाह वकीले मुतलक सम्राट के बाद दूसरा प्रमुख पद था। दीवाने आला अथवा वजीर वित्त विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी सेना का प्रमुख था। वक्शीय हजूर तथा वक्शीय शागिर्द मीर बख्शी के अधीन 2 प्रमुख पद थे। शूद्र उस सुदूर अथवा सदर जहां धार्मिक मामलों का प्रमुख तथा बंदरगाह का बादशाह का धार्मिक सलाहकार होता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। कई बार यह पद शूद्र उस सुदर को भी सौंप दिया जाता था, जब क्योंकि यह धार्मिक मामलों में कुशल होता था तथा न्याय मूलतः शरीयत पर आधारित था। मीर समाना अथवा खान्याय समाना राज दरबार में क्या है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला अधिकारी होता था। मीर अतिशी अथवा दरोगाए तोपखाना शाही तोपखाने का प्रमुख था। इस पद पर तुर्की या ईरानी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि शाही तोपों का आयात तुर्कों या ईरान के द्वारा ही किया जाता था और तुर्की व्यक्ति इन तोपों को क्या है एक प्रकार से कुशल पूर्वक संचालन करते थे उनका। मीर मुंशी पत्राचार करने वाला अधिकारी। मीर बहर आंतरिक जलमार्गों तथा छोटे जहाजों का निरीक्षण तथा चुंगी आदि के लिए उत्तरदायी होता था। मुहतसिब जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षक। सार्वजनिक सदाचार तथा शरीयत के अनुपालन को सुनिश्चित बनाए रखने वाला अधिकारी।
तो यहाँ तक की हमने बात की है। इसके आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, जो कि पार्ट 4 के नाम से आएगा, और एक और पार्ट आएगा पार्ट 5 के नाम से। इस प्रकार से हम उसमें अकबर का समस्त जो भी हमारा अकबर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सलीम, उसके बाद जहांगीर और अन्य राजा। तो इस प्रकार से देखते रहिए भारत को स्वर्णिम इतिहास विद निशु के साथ एक कहानी के रूप में। तब तक के लिए गुड नाइट।